अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रियल ट्रुथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं एडिशनल आईजी साउथ मोहम्मद कामरान खान। पूछेंगे हम उनसे कच्चे के बारे में। कच्चा क्या है? क्या कच्चा पक्के की तरफ आ रहा है? कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल, हकीकी मायनों में कंट्रोल है या ये भी ज़बानी जमा खर्च है? इस वक्त माजी की निस्बत कच्चे की सूरत हाल क्या है और इसके साथ साथ साउथ पंजाब में पुलिसिंग का मेयार क्या है? और भी बहुत से सवालात और इनका जवाब देंगे एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या है ये कच्चा? क्यों नहीं आ रहा है ये पक्के की तरफ सर? नहीं जी, आ गया है। पहले तो मैं अच्छा? बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि कच्चा है क्या। सर। कच्चा बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना है और इसको उस इलाके में जाए बगैर, रहे बगैर, एक्सप्लोर किए बगैर और उनकी चीज़ों को देखे बगैर कोई समझ नहीं सकता। मैं खुद भी एडिशनल आईजी साउथ पंजाब अपॉइंट होने से पहले समझता था कि कितना मुश्किल होगा लाहौर में बैठे हुए पुलिसिंग के अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्यों हम वहाँ पे कामयाब नहीं होते। हम क्रिटिसाइज अपने लोगों को भी कर जाते थे उसमें कि जी क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे। बट इसकी असल हकीकत वहाँ जाके और वहाँ पे रह के, वहाँ पे ऑपरेशंस करके, उन इलाकों में घूमने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि कितना वो मुश्किल टेरेन है और वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है जिसकी वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। और अगर रिसोर्सेज आ भी जाएं, उसके बावजूद उस ट्रेन के अंदर जाना, वो जजीरे हैं बुनियादी तौर पे दरियाए सिंध के अंदर 14-15 ऐसे बड़े जजीरे हैं। जजीरे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इस वक्त कच्चे में क्रिमिनल्स की आमाजगाह बने रहे हैं पिछले बने रहे हैं जी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर करा ली। मैं आपको बताता हूँ पहले कच्चा फिनोमेना क्यों बना और क्या अच्छा। मुश्किल थी, क्यों वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता था, अगर होता था। क्योंकि कच्चा 90 से मंजर आम पे जी आया, 90 से 1990 से मंजर आम पे आया और 2023-24 तक तो इसकी दहशत की तोती बोलती रही। अब आप कह रहे हैं कि कच्चा क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं थोड़ा सा अच्छा। बता दूं जी कच्चे जी के असल मसाइल क्या थे। जी। चीजें तो बहुत सारी हैं। उन जजायर को अंदर वो पानी से सतह पानी जो है दरिया सिंध का उससे ऊंचे रहते थे। जब फ्लड्स भी हाईएस्ट फ्लड भी आते थे तो मेजॉरिटी एरिया उनका पानी से बाहर होता था। इस वजह से वो अमाजगा थी इन क्रिमिनल्स की। और इसमें घने जंगल हैं, मार्शी एरिया यानी दलदली एरिया है, उसमें आप जा नहीं सकते। और जो सबसे बड़ा उसमें चीज़ है कि उसमें वाह कहते हैं उसको, क्रीक्स बन जाती हैं, नहरें कह लें 8-8 फुट 10-10 फुट गहरी, उसमें पानी की स्ट्रीम्स बन जाती हैं अच्छा। जिसमें वो एक एरिया का फिर पानी, फिर पक्का एरिया, एक जमीन है, फिर नहर है, कच्चा है, फिर है, इस तरह। तो वो उस वजह से वहां पे उसको एक्सेस करना इंतहाई मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन था, जो 30-40 साल में कभी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहां पे उतर नहीं सकी। फिर मुख्तलिफ जगह थी। और एक चीज थी कि जब कभी ऐलान हुआ कि ऑपरेशन होने लगा है तो ऐलान पहले हो जाता था, पुलिस की तैयारियां नजर आनी यानी शुरू हो शोर जाती पहले थी, मच बच जाता था। जाता था। तो आपको पता है कि ऑपरेशंस के अंदर जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है कि आप एकदम रेड किया और पकड़ा है क्रिमिनल्स को और उनको पता ही नहीं है क्या होने लगा है उनके साथ, वो ज्यादा सक्सेसफुल चीजें होती हैं। इसमें अगर हम तैयारी कर रहे थे तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे होते थे। वो अपने रिसोर्सेज जहां पे, अच्छा माजी में ये भी होता रहा है कि ऑपरेशन किसी एक जगह पे, आपको याद होगा बोसन गैंग मशहूर रहा मुजफ्फरगढ़ में, बिल्कुल ठीक है। छोटू गैंग आ गया, राजनपुर रहीम यार खान को हिट कर रहा था, तो वो किसी एक जजीरे को उन्होंने अपनी आमाजगा बनाया हुआ था जिसको टारगेट किया जाता था। जबकि मुख्तलिफ जो क्रिमिनल गैंग्स थे वो मुख्तलिफ जजीरों पे बैठे हुए अच्छा, थे। कमला साहब, आपने कहा गैंग्स, कितने गैंग्स थे जो के ऑपरेट कर रहे थे कच्चे में? क्योंकि कच्चा, जब कच्चे का नाम जेल में आता तो कहा जाता जी राजनपुर और रेमयार खान, जी लेकिन कच्चा तोनसा में भी है, कच्चा मुजफ्फरगढ़ में भी है। तो कितने गैंग्स थे जिनसे आप नबद आजमा थे? जी 20-25 के करीब गैंग्स थे। अच्छा। अच्छा, अब वो गैंग इस तरह नहीं थे कि कुछ गैंग्स इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं, आपस में कई वारदातें मिलके भी कर रहे हैं। फिर गैंग के जो कुछ नामी ग्रामी जिनके नाम हमें पता होते थे, जो आप कह लें कि उनके करते धरते थे, वो थे, उनके चेले छांटे और हैं, वो साथ और हैं, कहीं पे 50 हैं, कहीं पे 30 हैं, कहीं पे 20 हैं। चूंकि वो लोग रहते ही वहां पे थे, उनकी गुजर बसर सारी उन जजीरों पे, कच्चे के इलाके में, बाहर के इलाके से उनके राब्ते भी नहीं थे। वो कश्तियों के जरिए कभी कभी आते हैं, अपनी जाहिर है उनकी ग्रोसरी, उनके वो चीजें हैं जो इस ऑपरेशन के अंदर हमने उनको चोक किया, उन पॉइंट्स को। अच्छा। उनको ये अब बता रहा था मैं आपको कि जी ये चीजें हैं जो पहले कच्चे को समझ लें। दो, अगर मैं इसको समराइज करूं, दो इश्यूज रहे हमेशा 40 साल में। इनएक्सेसिबिलिटी, वहां पे आप जा ही नहीं सकते थे।
अच्छा। और किसी तरीके से किसी जजीरे पे जाने की, जब पानी कम होता है, ये फरवरी से मार्च अप्रैल तक, उसमें ऑपरेशन सारे मोस्टली आप देखें ऑपरेशन उन्हीं दिनों में, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल। उसमें पानी दरिया सिंध का बहुत मिनिमम लेवल पे होता है। फिर बर्फ पिघलती है, पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है, मानसून आता है, पानी फुल फ्लो में दरिया सिंध आ जाता है, फिर मुमकिन नहीं रहता, वो क्रीक सारी हो जाती हैं। इस वक्त तो क्रीक्स में भी पानी कम होता है तो उनको क्रॉस किया जा सकता है। तो वो एक इशू था कि आप जा ही नहीं सकते। दूसरी जो बड़ी बात थी, वक्त के साथ साथ उन्होंने मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हासिल कर लिए हुए थे। वो असला ऐसा था, लॉन्ग रेंज था। वो कैसे हासिल कर लिए सर? ये जो 30-40 साल में जो दरिया सिंध की ये बेल्ट है, कच्चा है राजनपुर में, यहाँ से ये एक अलार्मिंग पोजीशन थी। थी, बिल्कुल थी। और यहाँ से जो ट्राइबल हमारा बेल्ट है, जो बलूचिस्तान के साथ हमारा एडजेसेंट बॉर्डर है, वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में आपको पता है पोरस बॉर्डर्स होते हैं। परली साइड पे BLA, BRA सारी वो तंजीमें बैठी हुई हैं, उनके वो चीज़ें कर रही हैं। तो इन पहाड़ों के ज़रिए, रोड नेटवर्क के ज़रिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, वहाँ से ये वक्त के साथ साथ पिछले 30-40 साल, जैसे आपने कहा, 90 की दिहाई से ये चीज़ें चल रही हैं। तो 30-40 साल में समहाउ इन्होंने ये वेपन्स हासिल कर लिए हुए थे, और अब वो पुलिस उन वेपन्स के मुकाबला नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज वेपन थे। पुलिस इरादा करती थी, जब ऑपरेशन में ऐलान होता था कि किसी एक जजीरे पे या 2 जजीरों पे हम दरिया क्रॉस करके वहां पे जाएंगे, तो वो हम विजिबल होते थे वहां से। और वो जंगलों में छुपे हुए, जंगल भी इतने घने जंगल हैं। एक कुपड़ा जजीरा है, उस पे 3 से 4 हजार एकड़ का 3 से 4 4,000 एकड़ एकड़ का का जंगल है, जिसमें इन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं, जमीन दोज अपने पनाहगाहें बनाई हुई थी, उसमें बॉम्ब भी गिरा दें तो शायद डैमेज ना सर, ये हो। कैसे बना ली? बड़ी इसी मशीनरी चीजों को इसके बचते हुए लिए। जी, देखिए 30-40 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, पुलिस जाती है, उनको भी पता है कि पुलिस के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या चीज पुलिस लेके आ रही है इस ऑपरेशन में। मैं बता ना, जब पहले से ऐलान हो जाए तो वो भी अपनी तैयारियां पहले से कर लेते, इकट्ठे हो जाते थे, क्लब हो जाते थे एक दूसरे को बचाने के लिए। फिर यही जजीरे दरिया सिंध में हमारे गुद्दू के साथ सिंध की तरफ चले जाते हैं, या दरिया के अंदर अंदर से सिंध की तरफ मूव कर जाना है, वारदात करके वहां भाग जाना है, वहां वारदात करके इधर भाग आना है। तो ये सिलसिला था जिसमें एक दूसरे को ये बहुत सपोर्ट करते थे। पुलिस का एक टारगेटेड एक जगह पे ऑपरेशन होता था, ये इर्द गिर्द हर तरफ से फैले हुए होते थे। यही वजह है कि या तो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुए, या अगर पार्शियल सक्सेस उसमें मिली भी, हम चूंकि ऑपरेशन करते थे, उन इलाकों से बाहर आ जाते थे, उसको मेंटेन कभी भी नहीं कर सका, ये फिर ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो ये सूरत हाल थी कच्चे की, जिसके अंदर हमने पिछले 30-40 साल में पुलिस ने ऑपरेशंस किए मुख्तलिफ औकात में। और मेरे ख्याल में 2000 से लेके 2024-25 तक जब हमने मेन अपना ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें हमें कामयाबी मिली, उससे पहले 12 से 13 ऑपरेशन हुए हुए थे, बड़े छोटे छोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो अपनी जगह पे हैं। ठीक है। लेकिन ये बड़े जो ऑपरेशन, जो बाकायदा हुकूमत के लेवल पे ऐलान होता था, पुलिस जाती थी, पूरे पंजाब से नफरी इकट्ठी की जाती थी, और बाज़ औक़ात तो आर्म फोर्सेस की भी सपोर्ट 1-2 ऑपरेशंस में रही। उसमें हमने इन 12-13 ऑपरेशंस में पुलिस का नुकसान ज्यादा था और क्रिमिनल्स का नुकसान कम था। ये क्यों? क्रिमिनल ज्यादा तरबियत याफ्ता है पुलिस की निस्बत? नहीं, पुलिस तरबियत याफ्ता ज्यादा थी, लेकिन मैंने कहा ना, जो टेक्निकल 2 उनको एडवांटेज थे, एक तो उनका हमें पता नहीं है। उन जजीरों पे सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं रहते, लोग भी आबाद हैं, क्योंकि इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन है, दरियाए सिंध के दरमियान में होने की वजह से इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन है। वहाँ पे काश्तकारी होती है, लोग आकर बैठे हुए हैं, लेकिन सेटल्स सर हैं, इनकी आपका फैमिलियां हैं। लेकिन हम सर कोलैटरल डैमेज के डर से उस तरह इनके ऊपर हमला आवर नहीं हो सकते थे। लेकिन सर आपका इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम भी तो है ना? इंटेलिजेंस जजीरे के अंदर तो नहीं जा सकते ना, लेकिन जजीरा तो उनका है। मुखबरी का सिस्टम। वो चीजें करते थे, सारी कुछ करते थे कि इनकी जो देखे ना, ग्रोसरीज जा रही हैं, इनकी सप्लाई कहाँ से आती है, खाना पीना, कोई मेडिकल की एड कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें की जाती थी। इंफॉर्मेशन हो भी, अगर आपको पता लगे कुछ हजार लोग एक जजीरे के अंदर बैठे हुए हैं और उनमें से 15 या 20 डाकू हैं, अच्छा। तो उनको आप बाहर से बैठ के तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपकी गोली सीधी जाके उसी को लगेगी। आपको उस जजीरे पे उतर के कॉर्डन करना है, फिर ऑपरेशन करना है। उनको एडवांटेज ये था कि आप दूर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से आपको अपने ये जो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, उन्होंने लॉन्ग रेंज वेपन हासिल कर लिए हुए थे, इनके जरिए करते थे। आप बख्तरबंद गाड़ियों में भी जाते थे, किसी तरीके से उतर जाते थे तो गाड़ियों पे अटैक हो जाता था। 2023 में हमारे बख्तरबंद गाड़ी के अंदर 3 जवान शहीद कर दिए उन्होंने। उनके पास ऐसे वेपन थे जो एंटी टैंक थे, एंटी APCs थे, माइंस थी, इस किस्म की चीजें उन्होंने हासिल कर ली हुई थी कि जिसमें पुलिस के लिए मुमकिन ही नहीं था कि उनके जजीरों पर उतर के ऑपरेशन किया जा सके। इन्हीं लेसन्स को जो हमने पिछले माजी में हमने नुकसान उठाए और कामयाबी पार्शियल या नाकामी का सामना भी करना पड़ा कुछ हमें ऑपरेशंस में, उन सारों को हमने स्टडी भी किया। और आजकल की जो हमारा मुतालबा था कि नई टेक्नोलॉजी, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी नंबर 1 है जिसकी हमें जरूरत थी, ताकि ड्रोन इज द नेम ऑफ एक्सेसिबिलिटी।
आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन आपका जा रहा है, वो आपकी आईज भी है, ईयर्स भी है, वो सारा देख रहा है वहां पे कहाँ का मूवमेंट है, कहाँ इन्होंने जानवर बांधे हुए हैं, कहाँ पे भागते हैं, कहाँ पे छुपते हैं। दूसरी बात, ये जो सारी मुश्किलात बता रहा हूँ मैं आपको, ये दिन के वक्त की बता रहा हूँ। जो रात के रात को वक्त तो आप तो बिल्कुल फारिग हैं, कुछ भी फारग, नहीं कर सकते थे। ब्लाइंड। आपको तो दरिया के किनारे से भी पीछे हटना पड़ता था कि रात को आप एम्बुश ना हो जाएं, आप अंडर अटैक ना आ जाएं। आपको तो कुछ पता नहीं उस इलाके का, उनको सब कुछ पता है उस इलाके का। वो तो तो मुकामी। ड्रोन ने ये आपकी ये 24 घंटे की विजिबिलिटी दे दी कि रात को भी थर्मल इमेजिंग के जरिए रात को भी आपका उनको पता लग रहा है, रात को तो और भी वाजे पता लग रहा है। जानवर भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं, डेरों पे कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ एकदम गायब हो रहे हैं, अंडरग्राउंड जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको हो गई। एडिशनल आईजी साउथ कामरान खान के साथ कच्चे के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, आप बता रहे थे इस ऑपरेशन के बारे में, फिर आपने ये भी बताया कि उनके पास जदीद वेपन थे जो कि आपकी बख्तरबंद गाड़ियों को और टैंकों को जो है वो हिट करते थे। सर, ये वेपन आए कहाँ से उनके पास? मैंने बताया ना जी कि बलूचिस्तान, आपको पता है बलूचिस्तान, फिर आगे अफगानिस्तान, हम्म। अमेरिकन वेपन्स भी हैं उसमें, वहाँ से पोरस बॉर्डर था, पहाड़ी इलाका है बिल्कुल दरिया सिंध के साथ हमारा, 25-30 किलोमीटर के फासले पे। तो वक्त के साथ साथ वहाँ से ये जो अब यानी उनको पता था कि आपकी ये चेक पोस्टें हैं, तो वो उनको अलग उन्होंने रास्ते को जो कहते हैं गुप्त रास्ते, जी वो रखे हुए थे। जी, अब की हमारी देखें पिकेटें हैं वहाँ पे, हमने हम्म। वो एक फासले के ऊपर, एक डिस्टेंस के ऊपर पिकेट्स हैं, और कोशिश की गई थी जो इनके दरियाओं से निकलने के पतन हैं, जहाँ से रास्ते दरिया क्रॉस करते हैं, उनको चोक किया जाए। वो अच्छा। पिकेट्स ही, लेकिन वो नए से नए रास्ते बना रहे थे, दे वर सो मुकामी थे। ट्रेंड कि मुकामी लोग थे। फिर तैराक एक से बढ़कर एक दरिया में तैर के पूरा सिंध तक निकल जाते थे, एक जजीरे से दूसरे जजीरे पे पहुंच जाते थे, दरिया में पाइपें डाल के छुप जाते थे, पूरा सामान अपने ऊपर लाद के दरिया क्रॉस कर जाते थे। आपको कश्ती की जरूरत ही नहीं, आप कश्तियों को वॉच करते रहें, देखते रहें, उसके बगैर वो दरिया पार अच्छा कर दें। सर, इतने सारे ऑपरेशन हो गए, अब हम आ जाते हैं सेकंड लास्ट और लास्ट ऑपरेशन की जानिब, जो कि कामयाबी का सबब बने। इसकी स्ट्रेटजी किस तरह आपने तैयार की, कैसे क्या हिकमत अमली रखी, किस तरह की आपने नफरी और किस तरह का वेपन्स जो है वो आप इस्तेमाल में लाए सर? ये देखें, ये थोड़ी-सी ना हमारा इस दफ़ा ऑपरेशन 2 फ़ेज़ेज़ में मैं इसको कहूँगा, बल्कि 3 फ़ेज़ेज़ में। तवील जी, ऑपरेशन था 3 ये, तवील 90 के ऑपरेशन, 3 बाद फ़ेज़ेज़। से। जी, 23 में ये ऑपरेशन हमने शुरू किया जी। ठीक है। 23 में उसी तरह जिस तरह माज़ी में ऑपरेशंस होते रहे हैं, वही ऐलान हुआ और पुलिस जमा की गई और सारी नफ़री की गई और उस तरह ऑपरेशन किया गया। वो 2 महीने हमने किया, और उसमें अगेन हमने कुछ इलाका तो खाली कराया इनसे, हम्म। लेकिन अगेन पानी आया तो हम पीछे आ गए, पीछे और आ गए। इलाका उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। और उस वक्त तो हमने क्लेम किया कि हमारी कामयाबी रही, रेट कायम कर हो ली, गया। हो गई, ठीक लेकिन है। वो भी 1-2 जजीरों की हद तक थी। मैंने जैसे कहा ना 14-15 जजीरे थे और ये भाग जाते थे, उसको खाली कर दिया बचने के लिए, या उधर आके पूरा सारे इकट्ठे होकर मुकाबला कर लिया, अंदर ही अंदर पुलिस ने अगर प्रोग्रेस किया तो पीछे हट गए, दूसरी तरफ निकल गए। तो वो हमने की। उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि अब जब पानी आ गया तो हम ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। फिर हमने टारगेटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस, जैसे आपने कहा, कोई इंटेलिजेंस बेस थे, कोई छोटे-छोटे ऑपरेशन, किसी गैंग का पता लगा, ऑपरेशन किए हमने। वो एक फ़ेज़ चली। वो फ़ेज़ चली हमारी 23 अप्रैल, मई, जून से लेके उसमें हमने खातिर-ख्वाह कामयाबी भी हुई। इनके बहुत बड़ा इंदड़ गैंग का जानू इंदड़ हमने अक्टूबर 23 के अंदर कला-कमा किया। वो 9 मर्डर्स और बहुत सारे, टोटल जो इंदड़ों की दुश्मनी है, को 18 मर्डर्स में वो लोग शामिल थे, एक-दूसरे के दुश्मनियों में। उसका कला-कमा हुआ। लेकिन उसमें हमें वो फ़ेज़ चलती रही, 24 में भी चली। 24 में वो फ़ेज़ आके चेंज उसमें आई, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे थे, हमारे पे एक एम्बुश हुआ और हमने 1 महीने में इनको इस हद तक हमने उसमें चोक कर दिया। इनके जितने सप्लाई पॉइंट्स थे, इनके उस वक़्त जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, एक फ़ेज़ में 24 में बहुत एक्टिव हो गए थे। शाहिद लुंड था, 1 जी। करोड़ उसके सर की हेड मनी थी, वो भी मारा गया बाद में। इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और बहुत ज़्यादा स्टेट को और पुलिस को ना चैलेंज करना शुरू धमकाना किया, शुरू धमकाना कर शुरू दिया। किया, चैलेंज करना शुरू किया। वो वजह उसकी ये थी कि हमने इनके जो जितने रूट्स थे उन पे चोक कर दिए। जहाँ पे माज़ी में 3 या 5 थी, वहाँ पे 43 हमने पैकेट्स बनाई। इतनी क्लोज़ के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक हम लेकिन देख सकते थे, लेकिन इतने सर क्लोज़ करके। लेकिन सर इस दौरान पंजाब पुलिस को एक बड़े नुकसान का भी जी, सामना मैं वही करना बता पड़ा रहा हूँ। होगा। उसका नतीजा ये निकला कि ये डेस्परेट हो गए। जब इनके सारे पॉइंट्स चोक कर दिए, इनका आना-जाना 24 घंटे की हमारी पिकेट्स हो गई। रात को ख़ास तौर पे, माज़ी में रात को हम नहीं इसमें एंगेज किया करते थे। रात की भी हमने एंगेजमेंट जब कर ली, तो एक बहुत अरसे तक हमें धमकियाँ मिलती रही कि पिकेट्स ख़त्म करें, इनको ख़त्म करें, आते रहे हमें। बड़ी दीदा दलेरी थी। बहुत दिया दलेर थी जी, तो हमने वो नहीं की। उसका फिर इन्होंने हल ये निकाला कि हम उन्होंने हमारे पे अटैक्स शुरू कर दिए और अच्छा। रात के अंधेरे में किए। उसमें हमारे
एक महीने में अगस्त 2024 में हमें 18 जनाजे उठाने पड़े अपने शहीदों के, राजनपुर और रहीम यार खान में। एक सिंगल वाक़े में यानी वो माशके इस में हद तक 12 अग्रेसिव हो शहादतें गए। हुई हमारे एक सिंगल हाँ, वाक़े में, जो मार्च का तो एक माशका में। जी, बड़ा जी, सान्या था ना सर। जी। और माशका भी जो है ना, ये कच्चे की हम बात करते हैं, कच्चा कहीं भी हो, माशके की डायनामिक्स अपनी डिफरेंट है। माशका वो क्या है सर? थाना रहीम यार खान का एक थाना है, हम्म। और 2 लैंड मैसेज हैं, 2 ज़मीनी टुकड़े हैं जो टोटल के टोटल आपस में भी जुड़े हुए नहीं हैं, अलग-अलग हैं, और दोनों सिंध में आते हैं। हम्म। वो आप पंजाब से सिंध में दाखिल हो जाते हैं, 18 किलोमीटर आप आगे जाते हैं, तो फिर हमारा पहला टुकड़ा आता है माशके का, फिर उसको क्रॉस करते हैं, 4-5-6 किलोमीटर सिंध का एरिया चलते हैं, फिर अगला टुकड़ा हमारा आ जाता है। हम्म। और ये दोनों टुकड़े भी दरियाए सिंध से बाइफरकेट हुए हैं, यानी कि यानी उनका आधा आपको हिस्सा कोई एक पता साइड पे, नहीं कि कहाँ सिंध है और कहाँ पंजाब है। जी, चारों तरफ से सिंध में घिरे हुए हैं, ठीक और है। वो भी फर्दर 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, एक हम्म। साइड पे कशमोर है, एक साइड पे घोटकी है। हम्म। आधा एरिया हमारा दरिया के उस तरफ घोटकी है, कशमोर में आता है, इधर से हमारा घोटकी में, इस तरह करके वो अच्छा चीज़ें। सर, मुझे यहाँ एक सवाल बात करते करते ज़हन में आया, ये जो कच्चा है, ये कितने सूबों में आता है सर? सुबह तो पंजाब में बुनियादी तौर पे जब भी इसके इश्यूज रहे हैं, मियाँवाली से देखें, दरियाई बेल्ट में, ये मैंने जो आपको बताया ना शुरू में, कि क्रीक्स बन जाती हैं, दरियाए सिंध का ठीक इतना है। पार्ट बड़ा है। यहाँ पे राजनपुर में जिस वक्त पानी आता है, ये 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। वो ऐसा ठीक नहीं है है। कि मुसलसल 20-25 किलोमीटर पानी है। ठीक है। उसमें ये होता है कि मेन एक दरिया का जो है बेड है, उसमें पानी चल रहा है, ठीक उसमें है। पानी राइज कर जाता है, वो यकीनन काफी वाइड हो जाता है। उसके बाद इसकी मुख्तलिफ जगहों से क्रीक्स बननी शुरू होती हैं। एक क्रीक बनी है, यहाँ से चली गई है, वो 3 किलोमीटर दूर से होकर फिर वापस दरिया सिंध में आ रही है। तो वो भी क्रीक इतनी चौड़ी और गहरी है कि उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली वो एरिया जो बीच का है, मेन दरिया के, उस क्रीक के, वो भी कच्चे का इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में वो चली जाती है। फ्लड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी दूर। अच्छा सर, कच्चा पंजाब का हिस्सा जो है कच्चे का, वो एग्रेसिव है सिंध का? ज़्यादा मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमारा शुरू होता है, माज़ी में बोसन गैंग रहा है, जी। अभी भी इश्यू हुआ है, अभी सरेंडर्स में भी वहाँ हाँ, से वो अभी भी आपका जी अलीपुर हुआ का है, जो कच्चा है। कच्चा है वो बिल्कुल दरिया सिंध में था। हम्म। उसके अलावा प्राइमरीली हमारा कच्चा जो है सारा का सारा ज़िला राजनपुर में है, हम्म। और एक कच्चा का एरिया हमारा ये सिंध में जाके, जो दरिया मैंने आपको माच का थाना है हमारा रहीम यार खान रेम का, यार वो खान। सिंध में जाके आता है। वो चारों तरफ से सिंध में घिरा हुआ है। एरिया वो पंजाब का है, किसी ज़माने में नवाब बहावलपुर की वो शिकारगाह होती थी। वो पंजाब का इलाका है लेकिन है सिंध में। और वो रहीम यार खान का है। लेकिन इस सारे मामले में रहीम यार खान सबसे ज़्यादा हिट होता था। जो राजनपुर का भी दरिया सिंध जो है, उसके लेफ्ट और राइट पे दोनों एरिया राजनपुर के हैं। जो ईस्टर्न साइड पे है राजनपुर का एरिया, बंगला इच्छा वगैरह, सुनमियानी वगैरह, उसके साथ पीछे सारा रहीम यार खान लगता है। वो रहीम यार खान का सारा एफ्लुएंट एरिया है। शुगर मिल्स हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है वहाँ पे, सादकाबाद शहर तक है। तो वो सारा एरिया हिट होता था इन कच्चे के डाकुओं से। राजनपुर से निकल के ये ज़्यादा हिट करते थे रहीम यार खान को। तो अच्छा। इसलिए वो रहीम यार खान भी हमेशा एक कच्चे के उसमें बेल्ट में कंसिडर होता अच्छा था। सर, मुझे एक चीज़ बता दें, तजर्बे की रोशनी में आप वहाँ एक तवील अरसे से तैनात हैं, फोर्स का हिस्सा भी हैं। कच्चे में सिंध का कच्चा ज़्यादा अग्रेसिव है कि पंजाब का? कच्चे का सिंध तो बहुत बड़ा है जी। जी। दरिया सिंध देखें ना, आगे तक चला जाता है। यहाँ तो हमारा एक ज़िले मैं में है। सूबा सिंध की बात कर जी, रहा सूबा सिंध में बात हूँ। कर रहा हूँ। सूबा दरिया सिंध, सूबा सिंध में दाखिल होता है ना गुद्दू से। जी। तो घोटकी, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना बहुत आगे तक जाता है। हुँ। वो तो बहुत वसी एरिया है। अच्छा, वहाँ ज़्यादा डकैत अग्रेसिव थे या यहाँ के अग्रेसिव हैं? दोनों किसी टाइम पे इधर के हो जाते थे जब गैंग कोई बहुत ज़्यादा, अच्छा, लेकिन ज़्यादातर सिंध की साइड पे, ज़्यादातर बाउंड्री ये सिंध की क्रॉस की साइड पे, तो उधर क्योंकि चले गए। गैंग्स भी ज़्यादा हैं, एरिया भी उनका बहुत ज़्यादा है। पूरा का पूरा दरिया हमारे यहाँ तो ज़रा राजनपुर में आके इस तरह की स्ट्रीम इसकी वाइड होता है और सारा कुछ होता है। अच्छा सर, जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते थे या इनके खिलाफ को क्रैक डाउन करते थे, तो क्या आपकी सूबों की आपस में मुशावरत होती थी? कोई जॉइंट ऑपरेशन होते थे कि नहीं बे तुसी अपना करो तो असी अपना करांगे? होती थी, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव मैं समझता हूँ नहीं हुई, जितनी हमारी ये जो फाइनल क्यों? ऑपरेशन, जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। वजह उसकी थी कि जो पंजाब के गैंग हैं, वो पंजाबी इस साइड के बैठे हुए थे, जो पंजाब में बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी आपस में अपनी इंटरनल कनेक्टिविटी, जैसे माशके थाने के इर्द-गिर्द शर कौम है, सिलड़े हैं, इस तरह के मुख्तलिफ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्राइब्स बैठे हुए हैं, जिनके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं उनके। तो इनकी उनके साथ रहती थी। ये वहाँ पे कोई वारदात हुई है, पुलिस पे अटैक हुआ है, तो भाग के इधर पनाह ले ली। इधर हमारे क्रिमिनल्स के ऊपर हमने कोई पुलिस ने सख्ती की है, कॉर्डन किया, तो दरिया में से निकल के ये इधर गुद्दू से पार चले गए, सिंध में चले गए। तो जो ख़ास तौर पे हमारा कशमोर और घोटकी का एरिया इमीडिएटली आफ्टर या माशके के इर्द-गिर्द का है, वो हमें
इन क्रिमिनल्स के साथ ये लोग राब्ते में रहते थे, पनाह लेने के लिए उधर चले जाते थे, जो वेपन हासिल करते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हमने वेपन हमारे क्रिमिनल्स ने पंजाब के कच्चे के इलाकों में हासिल किए गए, सिंध के कच्चे में भी तो इसी तरह हासिल किए गए हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी कनेक्टिविटी रहती थी। जो पीछे सोर्स है जिस किसी से खरीद रहे हैं या स्मगल करके ला रहे हैं, वो उधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, तो इन हवालों से उनकी कनेक्टिविटी उधर रहती थी। एक दूसरे को पनाह देते थे, सपोर्ट करते थे, वेपन दूसरे को बेचते थे, वेपन उधार लेके चले जाते थे, वहां पे ऑपरेशन करना है, पुलिस का सिंध में बड़ा ऑपरेशन हो गया तो ये उनकी सपोर्ट में वहां पे जा रहे हैं, यहाँ से हुआ तो भाग के उनको पनाह दे रहे हैं। ये सिलसिला इनका आपस में चलता रहता था। तो सिंध का लेकिन एरिया हमारे से बहुत बड़ा है। एडिशनल आईजी साउथ कामरान खान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, कच्चे में कामयाबियों का तसलसल कब शुरू हुआ? जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ फेजेस बताई, जी। इसमें हमें जो पिछले हमने लेसन लर्न किए थे और एक बड़ा ऑपरेशन करके भी हमने वो खातिर ख्वाह कामी हासिल नहीं की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, उसमें हमने काफ़ी क्रिमिनल्स को इसमें हम उनको यानी आपने माजी की नाकामियों से कुछ सबक सीखा? सीखे, कोशिश की हमने, क्योंकि देखिए हमें ये अंदाजा हो गया था कि वेपन्स जो हमारे पास हैं वही हैं, जो वसाइल हैं वो वही हैं, वही मजीद है। वसाइल हमने गवर्नमेंट से टेकअप किए थे, वो गवर्नमेंट ने एग्री भी किए, अप्रूव भी किए, इन प्रोसेस हैं, बट हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमने उससे पहले भी कुछ करना है। तो उस वक्त हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही कर सकते थे कि जब जब ये कच्चे से निकलें, जाहिर है मर्द हजरात जो उनके थे, औरतें अगर बच्चे नहीं भी निकल रहे तो मर्द हजरात निकलते थे, वारदात करने निकलते थे, उसमें हमने इनको टारगेट किया और उसमें हमने अच्छे खासे इनके एलिमिनेट किए, अच्छी खासी कामयाबी हासिल की। बट एक टर्निंग पॉइंट आया इसके अंदर, इन्होंने भी जब बात चीज है हम कुछ कर कामयाबी, जैसे मैंने कहा कि 5-7 पोस्टों की जगह मैंने जब 43 पोस्टें बना दी, इनको बिल्कुल चोक कर दिया, तो उन्होंने हमारी पोस्टों पे हमला किया और वो कामयाब भी रहे। हमें अपने वसाइल ना होने की वजह से हमें एकदम पोस्टें अपनी विड्रॉ करनी पड़ी, कम करनी यानी पड़ी। इस हद तक दीदा दलेरी थी सर? बिल्कुल जी, वेपन थे ना उनके पास, रात का एज था, उसमें एक डायनेमिक्स और है इस इलाके की। इस इलाके में चूंकि इतना फर्टाइल है, यहाँ कमाद की फसल बेतहाशा लगती है, शुगर मिलें बहुत हैं, तो कमाद की फसल लगती है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों तो ये एकड़ उसकी में ओट लेते थे। वहां पे उसकी वो, और फर्टाइल होने के से जो कमाद है 12-12 फुट 14-14 फुट ऊंची कमाद है, वो उसकी पनाह लेते हैं। अब हजारों फुट हर तरफ कमाद हो, पुलिस मूव नहीं कर सकती, सड़क के दाएं बाएं हर तरफ। हमारे जो 12 शहीद हुए थे वो भी इसी तरह एम्बुश हुआ था, हाँ, वो स्पॉट कमाद में वही छुप था, के बैठे हुए थे, ऐसे। आप हमारे थे रात के वक्त, शाम के वक्त, और उसमें अटैक हो गया। तो उसका एडवांटेज है जिसमें फिर पुलिस आगे मूव नहीं कर सकती थी। हमारे पास सिर्फ एक हल था कि जब ये कभी बाहर निकले, कोई अपनी वारदात करने किसी तरीके से, इंटेलिजेंस हमारे पास और हम करें, और उसमें हमने बहुत ज्यादा इनका नुकसान किया। उस पे ये डेस्परेट हुए और इन्होंने एक नया काम किया, इन्होंने मोटरवे पे आके एक बस को लूटा पंजाब में। अच्छा जी, यानी अब ये कच्चे से निकल के पक्के में आ गए। डेस्परेट हो गए ना जी। अब वहां पे जब आप इनके रास्ते ये रहीम यार खान के इलाकों में जाते थे, राजनपुर के जिन इलाकों में जाते थे, वो हमने चोक करने शुरू कर दिए, उनके साथ अटैक हुआ, उन्होंने भी स्ट्रेटेजी चेंज की, हमने भी स्ट्रेटेजी चेंज की। उधर से निकल के वहां से मोटरवे भी दूर नहीं है, उस कच्चे के पास से गुजरती है राजनपुर के, रहीम यार खान, ठीक है, जाहिर पीर वगैरह से। तो उन्होंने वहां पे आके जब मोटरवे पहली वारदात की, और उसमें फिर हमारी थोड़ी सी डेस्परेशन आई कि हम वो इनसे बंदे यानी हमने अब तो मोटरवे भी महफूज आ नहीं गए है। ना। अब इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं कुछ रह भी नहीं रह जाता ना। आपकी कौमी शाहराएं और मोटरवेज भी अगर ब्लॉक होने लग जाए, उसमें पहली वारदात की पंजाब में, दूसरी इन्होंने सिंध में की। बट दैट वाज द पॉइंट कि जब प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हुआ और तय हुआ कि अब इनका कला कमा करना इंतहाई जरूरी हो गया, वरना ये हमारी सड़कें हमारे लिए सेफ नहीं है किसी तरह। ठीक है, हमने सड़कों पे ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट था। आप सारे ऑपरेशन कच्चे ने तक जिसने तो आगाज काबिल किया, बर्दाश्त था। वो लोकलाइज थी एक चीज ना, हाँ। लोकल, उसमें भी ऑपरेशन चल रहे थे 30-40 साल से, ठीक है। उनके हम एलिमिनेट भी हमने बहुत सारे लोग किए उनके साथ एनकाउंटर्स के अंदर। बट दिस वाज, ये था कि आम पब्लिक जो कारी है, जिसको कुछ पता ही नहीं इस इलाके का, गुजर ना सके, ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ऊपर तले 2 वारदातें की इन्होंने, एक पंजाब में की और एक सिंध में की। वहां से प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हुआ, वहां से भी गॉट इकट्ठे हुए, हम टीम अप हुए, और सिंध पुलिस के पास हमारे से रिसोर्सेज बेहतर थे उस वक्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें सपोर्ट किया है, और हमारे पास ये ड्रोन्स आ गए हैं, एपीसीज हमारी आ रही हैं, और वेपन्स आए हैं, पिकेट्स बन रही हैं, नफरी दी है, हार्ड एरिया अलाउंसेस दी हैं, बहुत कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने हमें मौजूदा ने इसमें सपोर्ट किया है। फिर सिंध पुलिस के साथ आपकी टीम अप हुए कोऑर्डिनेशन जी। भी बेहतर हो जो गई। सिंध वाली वारदात थी उसमें इनका पीछा किया गया। बाय दैट टाइम गवर्नमेंट ने हमें थर्मल कैमरास वगैरह दे दिए हुए थे। अच्छा जी। वो हमारे पास थर्मल कैमरों से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंध में वारदात करके और बस के जो मुसाफिर थे उनको अगवा करके मगवियों को लेके पंजाब की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, सिंध को इतला दी, हमने चौक किए पॉइंट्स, इनको कन्फाइन किया, उधर से सिंध आया, 7 ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मगवी बरामद करा ली। बट वहां से हमने ऑपरेशन छोड़ा नहीं।
वहां से तय यानी हुआ कि इस अब उस जो एक कामयाबी पे आप इत्तफाक नहीं अफगानी किया। किया कि सर मगवी को आजाद करा लें, अब इसको हम्म। हमने कहा कि अब इनको खत्म करना जरूरी है, ये तो कोई तरीका नहीं है वो हम मगवी आजाद करवा लें, वो अगली वारदात कर दें, नो वे, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक हो गया। वहां से बस ये फाइनल जो ग्रैंड ऑपरेशन हमारा हुआ दिसंबर 2025 से, वो ऑपरेशन हमने शुरू किया, सारा मिलके चो किया, सिंध वालों ने अपनी तरफ से किया, हमने अपनी तरफ से किया, और ये पहला ऑपरेशन है जिसमें आप तो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे राजनपुर और रहीम यार खान दोनों को कच्चा लगता है। ये भी जब भी मैंने आपको बताया ना ऐलान होते थे, ये भी अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करती थी। पहला ऑपरेशन था जिसमें जॉइंट दोनों अजला, ना सिर्फ दोनों अजला ने बल्कि सिंध पुलिस कश्मीर घोटकी ने सखर तक से हमें सपोर्ट मिली है और उसमें किया। प्लस जो एक और नया इसमें चीज हुई, हमारी जो सिविल मिलिट्री एजेंसीज हैं उन्होंने भरपूर तावन किया अच्छा। इसमें, उनका भरपूर तावन रहा, हम्म। क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो वसाइल उनके पास है, जाहिर है पुलिस के पास नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उधर से भी आई। जो मैंने आपको कहा था कि ड्रोन इज अ नेम ऑफ न्यू एक्सेसिबिलिटी, ड्रोन्स हमारे पंजाब गवर्नमेंट को भी मिले थे, सिंध गवर्नमेंट को ने भी उनको दिए हुए थे, उनके पास थे। उनके जरिए हमने अपने आप को एक्सपोज किए बगैर, जो हमें उतर नहीं सकते थे, कच्चे में जा नहीं सकते थे, हमने ड्रोन्स की वजह से उनको सर्वेलेंस की, नीचे से ग्राउंड पे उनके सारे पॉइंट चो किए। सो मच सो के और एक टाइम आया कि उनके पास ग्रोसरीज खत्म हो गई, उनके पास दवाई कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उनका बंदा है, कि वो तंग आके उन्होंने अटैक किया, हमने उनके ऊपर अटैक किया अंदर ड्रोन्स के जरिए, और उसमें हमें खातिर उनका नुकसान किया। और जब वो नुकसान भी हुआ, उनका डैमेज हुआ, और भागने की कोई जगह नहीं, एक जजीरे से दूसरे जजीरे भी नहीं अब जा सकते, हर जजीरे को हमने ऐसे चोक किया उनको। पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि तमाम जजायर पे साइमल्टेनियसली ऑपरेशन किया गया, यानी 15-16 जजायर जो जजीरों आप के मुझे जो बता रहे पॉइंट्स थे थे, वो सारे इकट्ठे चोक किए गए इकट्ठा। इकट्ठा, और सिंध की तरफ जो भागते थे वो पॉइंट चोक किए गए। सिंध पुलिस ने जहां जरूरत थी सिंध पुलिस ने सपोर्ट की, जहां पे उनकी रेंजर्स ने सपोर्ट करना था उन्होंने सपोर्ट किया, इधर हमने किया, पंजाब में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें सपोर्ट किया, और वो सारा किया। और एक पॉइंट आ गया जहां पे आके वो फ्रस्ट्रेट हो गए, और जो पड़ा उनका पहला एक सॉर्ट ऑफ जजीरा हेडक्वार्टर बना हुआ था, जो इस गैंग इंदड़ गैंग एक्टिव था, उनके ऊपर जब अटैक किया वो तितर बितर हुए। तो वहां पे हमें जब कामयाबी मिली और वो उधर से सरेंडर करना शुरू की और बाकी जजीरों को करते गए, तो अल्लाह ने ऐसी उसमें में कामयाबी दी कि एक तरपे जैसे कहते हैं ना, वो जौक दर जौक सरेंडर उनकी तरफ से फिर वो होना अच्छा शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, कमरा साहब मुझे बताइएगा कि कितनी नाकामियों के बाद ये कामयाबी मिली? आप देख लें जी, जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मैंने देखा है 2000 से को 13 ऑपरेशंस हुए थे। माजी में 90s की दिहाई में भी ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन चलें डॉक्यूमेंटेड 2000 से हम आ जाते 13 डॉक्यूमेंट से 13 ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हुए हैं, और 13 ऑपरेशन में मैं आपको बताऊं कि हमारे गुलाम सुन छोटू वाला भी सारे ऑपरेशन था। हमारे को 13-14 शहीद हुए थे 20-25 साल में, और उन 60 डाकू मारे गए थे। हम्म। ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड फेज मैंने बताई थी, जिसमें हमने 23-24 में खास तौर पे किया ऑपरेशन, उसमें हम 40-45 के करीब इनके डाकू मारने में कामयाब हुए थे। हम्म। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें उनके 4-5 डाकू उनके मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ना जख्मी हुआ है ना कोई शहादत हुई है, और हमने बगैर कोई अपना नुकसान किए उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया। और ये सरेंडर एकदम नहीं हुआ, इट हैज बीन ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स मंथ्स में, 3 से 4 महीनों में हुआ है। और इनका जो आखिरी गैंग था वो अभी को 3 हफ्ते पहले फाइनली, जो बिल्कुल रेजिस्ट कर रहा था, अभी तक किसी तरीके से सरेंडर करने को तैयार नहीं था, एजेंसीज की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने के बाद, एश्योरेंसेस के बावजूद, और हमारी जो हमने उनके साथ नेगोशिएशंस की हैं उसमें नहीं होता, लेकिन फाइनली आके वो कर गया है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कह सकते हैं, पंजाब इक्का दुक्का क्रिमिनल हैं जो बलोचिस्तान की तरफ भाग गए, इक्का दुक्का, लेकिन जो गैंग थे उनके बड़े, वो तमाम के तमाम पंजाब की साइड पे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब की साइड पे, सिंध की साइड पे नहीं, क्योंकि हम हिट सिंध की साइड से भी होते हैं। हमारा जो एक थाना है, मैंने आपको है ही सिंध में, जो 12 शहीद हुए थे वो सिंध के जो क्रिमिनल से कच्चे के उनकी वजह से शहीद हुए थे, पंजाब के डाकुओं का उसमें रोल नहीं था। ठीक है, वो एक एलिमेंट अभी तक एग्जिस्ट करता है सिंध की साइड वाला। पंजाब की साइड वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा सरेंडर करवा दिया है, और इस वक्त तक 750 क्रिमिनल्स ने सरेंडर किया है। 750 क्रिमिनल्स ने, बड़ा फिगर है जी 750 से। ये जनवरी से शुरू हुआ, ये सरेंडर्स। ये सरेंडर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी सारी पूरी फैमिली ट्री बनाए हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं कितने बने। बाकी रह गए जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया? आपको इक्का मुताद दुक्का, था? इक्का दुक्का, कोई ऐसे काबिल जिक्र किस्म के नहीं रह गए। वो बता रहे हो ना कि 2-4 हैं जो नहीं आखिर तक सरेंडर करे, ख्याल था कुछ नहीं होगा, जैसे माजी में होता रहा, खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएंगे, ऐसे, लेकिन सरेंडर नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है, इतने बड़े 40 साल के इशू को एकदम ऐसे सरेंडर करा देना। हमें 4 ऑपरेशन के बाद 4-5 महीने लगे हैं। बहुत मेहनत की है हमारे डीपीओस ने, राजनपुर ने, रहीम यार खान ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो उनके साथ रही हैं। इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों साइडों से हुई है, और किन कंडीशंस पे ये सरेंडर हुआ है कि वो ना वारदात करेंगे,
ना किसी को पनाह देंगे, ना सिंध की साइड से या पंजाब की साइड से किसी क्रिमिनल को जो यहाँ पे पक्के के अंदर वारदात करके जाएगा उसको पनाह देंगे। किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई आएगा तो पुलिस को इतला देंगे, पुलिस से ताउन करेंगे। 6 महीनों में उन्होंने अपनी जो टर्म्स थी उसको पूरा किया। पुलिस ने अपनी टर्म्स ये दी थी कि हम इसमें पूरा इंसाफ करेंगे, क्योंकि माजी में पुलिस की तरफ से भी उनका क्लेम था कि बहुत ज्यादतियां होती रही हैं। वो ज्यादतियां इस सेंस में होती थी कि पुलिस की 12 शहादतें हुई। अब डाकू को अपनी तख्तियां तो लगा के छोड़ के नहीं गए जी, हम ये 17 बंदे आए थे या 25 बंदे आए थे, कौन से आए थे। ठीक है। उस वक्त के जो गैंग होते हैं मशहूर या जो कर रहे होते हैं, आपको अंदाजा होता है, आपने पर्चा जाहिर हुआ, इंसिडेंट हुआ है तो पर्चा फौरी तौर पे पर्चा देना है ना। उस वक्त इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा सकती है, वो इंटेलिजेंस जजीरों से ली भी नहीं जा सकती। तो आप एक assumption पे कि ये गैंग एक्टिव है, ये धमकियां दे रहे थे, ये लोग हैं, तो नेचुरली आपको फिगर भी नहीं पता कि एक्चुअली 12 थे, 15 थे, 17 थे, 25 थे, कितने लोग आए थे रात के अंधेरे में हमला करने। तो एक बड़ा फिगर जो है एफआईआर में नामजद हो जाता है, जो भी प्रोमिनेंट उस वक्त एक्टिव होते हैं उन सारों के नाम। एक बड़ा फिगर एफआईआर में नामजद हो जाता है, वो फिगर क्या था ये भी हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला एडिशनल आईजी साउथ कामरान खान से वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले मुनक़ता किया था। अच्छा सर, आप बता रहे थे एफआईआर, बंदे नामजद, गिरफ्तारियां, मुकाबले, नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ भी नहीं निकला ना, बाजी में तो आप देख लें। और मैंने बताया कि पुलिस ने अपना नुकसान, जो बड़े ऑपरेशंस हुए उसमें अगर आप 20 सालों का देखें तो पुलिस का नुकसान ज्यादा था, क्रिमिनल्स कम मारे गए थे, पुलिस वाले ज्यादा शहीद हुए थे। तो यही चीजें थी। अब जो पुलिस वाले शहीद हुए थे उनके केसेस थे, फिर इन ट्राइबल, ये सारे ब्लोच सब नेशनल्स है, मोस्टली जो ट्राइब्स वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नॉन ब्लोच भी हैं, उनके आपस में दुश्मनियाँ, ऑनर किलिंग्स हैं, औरत निकालने पे कत्ले हुए हैं, 4-4, 5-5 दोनों साइड से कत्ल किए हुए हैं, ज़मीनों के झगड़े, कब्ज़ों के झगड़े हैं, और ट्राइबल अपनी, आपको पता है, वो बड़ा रखने के लिए उसमें उनके झगड़े रहते हैं। तो उनके वो मसाइल थे। तो इस सरेंडर में ये भी तय हुआ है कि उनके तमाम जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे। अब उसमें रहीम यार खान के 8 बड़े डिस्प्यूट ऐसे हैं जो हमें सेटल करने। मैं एक सिर्फ मिसाल दे देता हूँ कि इंदड़ गैंग के 19 मर्डर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। अच्छा। दोनों साइडों से, जिनकी उनकी दुश्मनी है उनके साथ। तो अगर आप सिर्फ सरेंडर करा दें और वो डिस्प्यूट सेटल ना करें इलाके में, तो अमन नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सिर्फ सरेंडर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सरेंडर सिर्फ उसका आगाज है। इस वक्त पिछले 4-5 महीनों से हमारे डीपीओज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसीज मुसलसल हम उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल करवा रहे हैं। अच्छा सर, इस वक्त डिस्प्यूट जो सेटल है वो उनके इलाकाई रिवाज के मुताबिक बाकायदा जिरगों में हो रहे हैं, सरदार बैठ रहे हैं, और सरदारों का फैसला जो फिर उनके ऊपर वो उसको कहते हैं फतवा सरदार देता है। उसमें मुशीर मुकर्रर होते हैं, नीचे सालिस होते हैं, गारंटर्स होते हैं, जो 2 ट्राइब्स के या 2 ट्राइब्स के दरमियान वो डिस्प्यूट चल रहा है उनका सारा होता है। पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे कहाँ से दिए जाएंगे, ठीक। जैसे अभी इंदड़ गैंग की जब सुलह हुई है, पर मर्डर उनका 1 करोड़ रुपया उसमें तय हुआ। और मेड लेके जाते हैं, बच्चे औरतें लेके जाके फिर माफी मांगते हैं। कुछ केसेस के अंदर इन्होंने आपस में एक दूसरे को माफियां भी दे दी, तो माफ कर दिया उनके। लेकिन कुछ जगहों में पेमेंट्स चल रही हैं, औरत है तो औरत वापस होनी है कि नहीं होनी है, उसका फैसला होना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ये सरेंडर से भी ज्यादा फेज जो है मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम 90% से ज्यादा डिस्प्यूट रिजॉल्व करा चुके हैं। रहीम यार खान के 7 में से 5 डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं, जिसमें 19 कत्लों वाला डिस्प्यूट भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो चुका है जी। 2 हैं जो इन प्रोसेस हैं, बड़े करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह वो टर्म्स एंड कंडीशन जैसी उनकी होंगी तो। अच्छा सर, जब और जो राजनपुर में है वहाँ 44 डिस्प्यूट्स आइडेंटिफाइड, जो मेजर अमन रखने के लिए उन तमाम जो 15 जो जजीरे थे वो एक गैंग के नहीं थे, एक जजीरे पे कई गैंग और कई मुख्तलिफ उसके कबाइलों के हैं। अच्छा, मैं सर इसी 42 में से, मैं सर बताता चलूं कि 42 में से 36 अल्हम्दुलिल्लाह, 44 में से 36 हम अल्हम्दुलिल्लाह 44 में से 36 डिस्प्यूट इस वक्त तक सेटल करा चुके हैं। अभी उनके वो प्रोसेस हैं, उनकी वो औरत को दारुल अमान में भेज दिया गया है, जो जिस औरत की वजह से इशू बना था, पेमेंट्स हो रही हैं, वो सारे प्रोसेस में है। अगले 3 से 6 महीने के अंदर 100% इंशाल्लाह ताला ये डिस्प्यूट, अगर इसको परमानेंस देनी है, इस पीस को जो यहाँ पे अचीव हुई, तो सारे डिस्प्यूट हल करने जरूरी है। और ये फेज सरेंडर से भी ज्यादा मुश्किल है। और इसकी अगली फेज है कि इनको डी वेपनाइज करना है, जो मिलिट्री ग्रेड वेपन है। काम होगा ये चल रहा है जी। आप लोगों को या पब्लिक को जनरली यह है कि डाकू ने सरेंडर कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, डाकू तो सिर्फ एक फेज है, इनिशियल फेज है, जो उससे भी इंपॉर्टेंट और असल फेजेस हैं, उसमें से हम गुजर रहे हैं। और ये पब्लिक को और बाकी अवाम नास को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। क्या फेजेस हैं, बताएं ना।
देखें जी, पहली तो थी ऑपरेशन, ठीक है, उसके नतीजे कामयाबी में हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट कोई नुकसान 25-26 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, हम तो एक-एक जजीरे के ऑपरेशन में नुकसान करवा के आ जाते थे। ऐसा ही ये है, 15 के 15 जजीरों के अंदर माशके समेत हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे ठीक है, सरेंडर करा लिए 750। और 750 में से मैं आपको बताता चलूं कि 17 ऐसे हेड क्रिमिनल ऐसे थे जिनके सरों पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ हेड मनी थी। 15 ऐसे थे जिनके सरों पे 50 लाख हेड मनी ये थी। वही थे जो सोशल मीडिया पे आके धमकियां भी उनमें से एक देते आता था जैसे शाहिद लुंड आता था, उसके कुछ सर पे 1 करोड़ हेड मनी थी, वो पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। हम्म, और 14 ऐसे हैं जिनकी 25 से 30 लाख हेड मनी थी। ठीक तो है, ये कोई 45 से 50 के दरमियान ऐसे क्रिमिनल भी शामिल थे जो करोड़ों रुपए हेड मनी वाले थे, जो इसमें शामिल है सरेंडर होने के अंदर। अच्छा, अब जो ये फेज थी ये हो गई। अब उनके जब तक आपस की दुश्मनियां खत्म नहीं की जाएंगी वहां पे परमानेंस नहीं हो सकती, वरना ठीक है, हर दूसरे दिन 4 बंदे कत्ल हो जाएंगे, वो फिर असला हम्म, निकाल लेंगे। ऐसा ही। तो पहले तय ये हुआ उनसे कि पहले इनके डिस्प्यूट सेटल किए जाएंगे, फिर इनको डीवेपनाइज किया जाएगा। तो क्या उसमें वो इसके लिए तैयार हैं असले जी से? तैयार किया गया है। अच्छा, देखें इतनी बड़ी उनको एमनेस्टी दी जा रही है कि उनकी अभी तक कोई उनको कत्लों पे और सारों पे गिरफ्तारी नहीं की जा रही, उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। फिर बाकायदा वो कोर्टों में जाके अपने एक दूसरे के हक में बयान देंगे, जो एक कानूनी तरीका है, उसके मुताबिक उनके जो मुकदमात हैं कत्लों के, दुश्मनियों के, वो सेटल किए जाएंगे, अदालतों में होंगे कानून के मुताबिक। ये बहुत बड़ी रिलीफ है अच्छा हमको। सर, एक सवाल ऐसे मेरे जेहन में आ रहा है बार बार, ये सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव कैसे थे? कच्चे में नेट कहाँ से आ गया फिर? सोलर के जरिए। अच्छा, सोलर सोलर आ गया ना जी। सोलर से कच्चे में बिजली तो कोई भी नहीं ये है। टेक्नोलॉजी है उनके पास। हम पैसा, ऐसे ही कहते हैं देखें कच्चा पैसा बड़ा था, पसमानदा। क्राइम करते थे, भत्ते लेते थे, लोगों को अगवा करते थे। हनी ट्रैपिंग का इतना बड़ा फिनोमेना रहा है। हनी ट्रैपिंग में आपको बता दूं, पिछले, ये तो फिनोमेना तो नया है, तकरीबन 1,500 के करीब लोग पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से हनी ट्रैप हुए। और ये वो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ जिनके पर्चे दर्ज हुए। बहुत सारी जगहों पे लोग पर्चे दर्ज नहीं कराते थे। अब होता है हनी ट्रैप? अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 महीनों से एक सिंगल 15 कॉल नहीं है हमारे पंजाब के कच्चे इलाके से। अच्छा, नॉट अ सिंगल 15 कॉल ऑफ एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम, रॉबरी, हाईवे के ऊपर कोई किसी को भत्ता लेने के लिए। गंदम की पूरी कटाई हुई है। ये सीजन होता था जिसमें कमाद की दिसंबर तक कटाई चल रही थी। उसके बाद गंदम की कटाई हुई है। गंदम की कटाई में मशहूर था कि जी ये किया जाता है, पुलिस की तरफ से एक्सेसेस होती हैं। एक कॉल किसी की तरफ से सिंगल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। 7 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि बिल्कुल पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। सो मच सो के वहां पे ऐसी एक्टिविटीज, मैं आपको पहले थोड़ा सा फेजेस का बता दूं। डीवेपनाइजेशन, उसमें हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है, प्रपोजल गया हुआ है, समरी गई हुई है। वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कानून भी गवर्नमेंट ला रही है, पंजाब गवर्नमेंट ला रही है। अच्छा सर, इनके पास सैटेलाइट फोन भी थे नहीं, जब कोई आपने? ऐसी शवाहिद नहीं मिले, ऐसे अच्छा, शवाहिद नहीं मिले। दूसरे हमारे फोन थे, ये दूसरे जो हमारे उसमें इंटरनेट अलबत्ता फैसिलिटी इन्होंने वहां पे अवेल की हुई थी। वो इंटरनेट इसलिए भी है ना, बिजली ना भी हो, फोन तो खैर चलो चार्ज करके सोलर से कर लिया, इंटरनेट तो आपके टावर शहर के अच्छा सर, दाएं बाएं दरिया के लगे हुए हैं। डाकू आपने पकड़ लिए, कच्चा ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इनके जो स्लीपर सेल थे, जो इनके सहूलतकार थे, उनका भी एक अहम किरदार रहा है, जो मफामत का पुल करते थे, बारगेनिंग करवाते थे। उनकी क्या पोजीशन सब है? आइडेंटिफाई हुए हैं। देखिए मैं आपको यही कह रहा था कि सरेंडर जो पब्लिक को, जनरली अवाम नास को पता है ना कि वो सरेंडर हो गया। सरेंडर के बाद हमारा असल काम शुरू हुआ है। जी, ठीक है जी। इनका एक एक बंदे का हमने प्रॉपर टीमें बनी है, दोनों अजला में प्रॉपर इंटरव्यूज हुए हैं, इनके फैमिली ट्रीज बनाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई। बेताशा लोगों के 30% से ज्यादा जो लोगों ने सरेंडर किया, उनके शनाख्ती कार्ड ही आज तक नहीं बने हुए। अच्छा, उनके बच्चों के बेफॉर्म नहीं बने हुए, या शनाख्ती कार्ड गलत नामों से बनवाए हुए हैं उन्होंने, ताकि बाहर आइडेंटिफाई ना हो सके। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई, एक एक का पूरा, कहाँ से लिया, वेपन किससे लिया, कौन रास्ता देता था, कौन कश्ती में लाता था, किसने उस वारदात की इंफॉर्मेशन दी, पूरी फाइलें, एक एक क्रिमिनल की फाइल बना दी हमने, तस्वीरों के साथ, फिंगरप्रिंट्स के साथ, उसकी डिटेल्स के साथ, सोर्सेज के साथ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं बता रहा हूँ कि हमारा काम असल में सरेंडर के बाद शुरू हुआ है। अच्छा, जो आपसे इसमें गुफ्तगू के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई एक्शन मूवी जो है उसकी कहानी सुन रहा हूँ आपसे। आप एक्शन मूवी में भी तो एक्शन फौरन हो जाता है। मैं आपको अच्छा, बता रहा हूँ कि किसी को अंदाजा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये कितनी बड़ी कामयाबी हमें दी है। इस गवर्नमेंट को, इस पुलिस फोर्स को, एजेंसीज को। ये 40 साल से ऐसे नहीं था। हर किसी ने अपनी पूरा जोर लगाया इसको खत्म करने के लिए, या इसका कला कमा करने के लिए, या इसको मिनिमाइज करने के लिए। नहीं कामयाब हुआ। अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है। बाहर बैठ के इस इलाके से शायद लोगों को इसका अदराक अभी तक नहीं हुआ कि अच्छा हम किस मराहिल से गुजर रहे हैं। हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि कच्चे की टोटल डोमेन कितनी है, कितना एरिया था ये एरिया देखें, जिसको जजीरे नो थे। गो एरिया कहा हाँ, जाता जजीरे था? थे ना दरिया के अंदर। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि क्रीक्स बन जाती हैं तो वो एरिया इनएक्सेसिबल हो जाता है। जब पानी आ जाए तो बीच का जमीनी एरिया जो है उसमें आप जा नहीं सकते।
एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं हाँ, इस हाँ, दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैंने अगर उसके लफ्जी मायने आप देखें ना, तो वो तो ये ये था। है कि आप एक जगह से उतरते थे, अगला अगला दरिया आपके सामने खड़ा है। अब आप कश्ती से यहाँ तक तो आगे आगे कश्ती आपको किसने देनी है? आप आगे जा ही नहीं सकते, आप स्टक हो गए। आप स्टक हो गए, डाकू ने आपको घेर लिया। पांजी में ये होता है पुलिस के साथ कि आप वहां पे कर ही नहीं सकते थे ऑपरेशन। अब कच्चे की सूरत हाल क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूँ फेजेस जो हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करा रहे हैं, कई कई दिन लगातार सीटिंग होती है, तो एक डिस्प्यूट में इंच हम आगे बढ़ पाते हैं। जो पिछले 5 महीनों से हम डिस्प्यूट सेटल करा रहे हैं, उसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जो लोकल पार्लियामेंटेरियंस हैं, सरदारान हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पूरी पूरी रात हमारे साथ, दिन रात हमारे साथ बैठे हैं, और उन्होंने उनको कन्विंस किया है, और चीज़ें जो इश्यूज थे दोनों ट्राइब्स के, वो सेटल कराए हैं, और वो हो रहे हैं। इससे अगली फेज मैंने आपको बताया, ये भी बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम, कि आपको 50 से ज्यादा बड़े ट्राइब, जिसमें हर केस में 2-2, 4-4, 5-5, 19 तक कत्ल हुए हुए हों, औरतें एक दूसरे की निकली भी हों, वो वापस हो रही हों, ये एक्सेप्ट कर रहे हों, सेटल कर रहे हों, ये कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अगली फेज है डीवेपनाइजेशन। अगर ये ना की गई, अच्छा, अच्छा, डीवेपनाइजेशन की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं, कच्चा डाकुओं से पाक हो गया, अब कच्चे के लिए खतीर फंड का भी ऐलान किया गया है, सेफ सिटी लाई जा रही है, कच्चे में कैमरास लगाए जा रहे हैं, कच्चे को पक्का किया जा रहा है। कब आप तक? मुझे थोड़ी सी फेज करने दें ना, सर, अगली फेज यही है। सर। तो थर्ड फेज में इनकी डीवेपनाइजेशन है। हम्म। अगर ये वेपन इनसे इलाकों से ना लिए गए, ट्राइबल माइंडसेट है, ठीक है, तो वहां पे वो दोबारा सारी चीजें फिर हो जाएंगी। अब कुछ ऐसा शायद कामयाब हो हम जाएंगे सात इसमें? सात अरसे से देखें, उसमें हमने ना ये काम किया है कि माजी के दुनिया भर के मैंने स्टडी की है कि वहाँ पे क्या होता रहा है, इस तरह की जो इश्यूज आते रहे हैं, और सरेंडर होता है तो कैसे हुकूमतें इसको डील करती रही हैं। हम खुद बलोचिस्तान में हमारी पाक आर्मी कैसे ऐसे जब फरारीज को सरेंडर होता है कैसे डील करते रहे, माजी के पाकिस्तान में क्या लेसन्स लर्नड हैं और दुनिया भर में क्या लेसन्स लर्नड हैं। उसके तहत हमने गवर्नमेंट को एक बाय बैक स्कीम का दिया है कि इनको आपने खड़ा भी करना है, इनके रोजगार कोई ना कोई अपने बच्चों के लिए, ट्राइब के लिए कोई रोजी का जरिया भी इनके लिए काज करना है। तो हमने उनको सजेस्ट ये किया, जिसमें मैंने एक समरी मूव की हुई है जो गवर्नमेंट के पास गई हुई है, और उसमें गवर्नमेंट एक पूरा कानून नया ला रही है, जिसमें सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट, ये ऑर्डिनेंस 2026 के नाम से, वो तकरीबन आखिरी मराहिल में इंशाल्लाह वो भी आने वाला है। उसमें जो हमने प्रपोजल दिया था और पूरी उसकी एसओपी पॉलिसी बना के दी है उनको, कि उसमें इनको जो वेपन है इनसे बाय बैक किया जाए, अच्छा जी। इनको उसके पैसे दिए जाएं, ताकि इन्होंने जहां से भी मार्केट से लिया था, कहाँ से ये क्रॉस बॉर्डर लाए थे, आखिर खरीद के लाए हैं ना, मुफ्त तो इनको किसी ने नहीं पकड़ाए होंगे। ठीक है। तो बजाय कि ये वेपन गलत हाथों में चलाया जाए, हम इनको दे के इनसे इनको लिया जाए, और वो पैसे से अपना कोई रोजगार वहां पे किया जाए। तो ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है जो अब हमारी शुरू होने लगी है जी। उसमें हम इंशाल्लाह ताला सब पहली फेज में मिलिट्री ग्रेड वेपन्स वापस लेंगे इनसे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे कच्चे तक दायरेकार फैला के उस इलाके को पूरी कोशिश करेंगे डीवेपनाइज कराने की। ठीक है। ये फेज हो गई। इससे अगली फेज अब उनकी रिहैबिलिटेशन है, हाँ, जो या, आप बात कर रहे हैं। या। इसमें गवर्नमेंट के पास हमने बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। मैडम सीएम ने एक कमेटी बनाई थी, सीनियर मिनिस्टर मैडम मरियम औरंगजेब साहबा की सरबराही में। हमारी बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग और बड़े सेशंस उसके ऊपर हुए, उसकी सब कमेटीज बनी, फिर उसमें चीज़ें डिस्कस हुई, और उसमें हमने मैं और एसीएस साउथ, हम दोनों ने उसको लीड किया वहाँ से, और हमने उसमें एक प्रपोजल बनाया कि कच्चे की अपलिफ्ट के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बनाया, हमें क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्योंकि हम उन इलाकों तक पहुँच गए हैं जहाँ 40 साल में हम कभी नहीं गए थे, नहीं पहुंचे। और अब हमने माजी की तरह उन इलाकों को फतह करके वापस नहीं आना। हमने वहाँ पे अपने किले बनाने हैं, और हमने वहाँ पे बैठना है मुस्तकिल, ठीक हो और गया। अपने जवानों को सिक्योर भी करना है। खुदा ना खास्ता आगे आने वाले वक्तों में कोई गड़बड़ होती है, कोई चीज़ होती है, तो फिर हम पूरे सेल्फ सफिशिएंट भी हों। तो पूरा एक सिक्योरिटी पैकेज दिया, तकरीबन 7 अरब का हमारा सिक्योरिटी का है, अच्छा और जी। ओवरऑल 21 इसमें अरब का सेफ सिटी कैमरास भी सेफ हैं? सिटी का भी पैकेज कब है। तक लग जाएंगे? टाइम लगेगा थोड़ा सा, देखिए कितना? फेजेस में है ये चीज़ें, कितना एकदम टाइम? सारा ये डिपेंड करता है हमारी वहाँ पे। देखें, सेफ सिटी के कैमरे जिस तरह आप लाहौर में समझ रहे हैं ना, हर गली नुक्कड़ में वहाँ पे तो नहीं है, दरियाई बेल्ट है, वो सारी टेक्नोलॉजी देखनी है। किसी जगह पे आपको ओवर द इंटरनेट करना पड़ेगा, कहीं पे हमारा जो सेफ सिटी का एलटी नेटवर्क है वहाँ पे अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, वहाँ जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो आप तो एक्सपर्ट भी हैं ना सेफ जी सिटी के हवाले जी से। जी, तो वो सारी चीजें देख के, और जो पुलिस की स्टैब्लिशमेंट्स हैं ना, अब हमने इसमें 20 हमारी नई पिकेट्स बन रही हैं। अच्छा। मौजूदा सीएम ने हमारे 3 थाने मंजूर किए, 3 अच्छा। थाने हमारे मंजूर होके, अप्रूव होके, नोटिफाई होके, एस्टैब्लिश होके, उस कच्चे के इलाके में जहां पहले हम नहीं जा सकते थे, काम करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। चाकर बहुट राजनपुर का एक इलाका है, जिस इलाके में हम आज तक कभी 15 की कॉल आती थी तो हम अंदर नहीं जा सकते थे,
ठीक ये है। सूरत हाल थी उस कच्चे में। अब वहां पे हमारा थाना काम कर शुरू हो हम्म, चुका है, वहाँ काम कर रहा है। हमारी वहाँ पे चौकियां बन रही हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स बन रही हैं। वो चौकियों का इस बजट में गवर्नमेंट ने हमें फंड्स दे दिए हैं। वो जाहिर है वो और 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो चीजें मुकम्मल होंगी, तो साथ साथ ये सेफ सिटी का उन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। वो जहां जहां चीजें होती जाएंगी वो साथ साथ स्टैब्लिश होता चला जाएगा। तो ये फेजेस में पैकेज है, उसको प्रायोरिटाइज किया गया कि पहले साल में कौन सी चीजें होनी है, हम्म, 2 साल में। अब मसलन उन इलाकों को एक्सेसिबल करने के लिए कुछ रोड नेटवर्क कच्चे के अंदर बनना है, कहीं पे सोलिंग होनी है। वो दरिया का पानी जब फ्लड आता है तो पानी आ जाता है, वहां पे सड़क बन नहीं सकती, वो पैसा जाया करने वाली बात है। वहां सोलिंग बनेगी, जहाँ जो इरिगेशन को देखना होता है ना, क्लाइमेट रिजिलियंट ना हमको ऐसी चीज कर दें, हम्म, तो वो सड़कें जहां बन सकती हैं वहां सड़कें बन रही हैं। जहां जजीरों को जोड़ने के लिए कुछ पुल बनने हैं, वो पुल पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी करके देगा कहाँ बन सकते हैं, किस एंगल पे बन सकते हैं कि दरिया के फ्लो में रुकावट ना आए। ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये 3 फेजेस में है। कुछ काम इमीडिएट है, स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, डिस्पेंसरीज बन रही हैं। जहां आज तक यानी डबल 1 डबल 2 नहीं गया था, यानी डबल 1 डबल 2 जा रहा है वहां पे। यानी कच्चे ने पक्के की तरफ सफर शुरू कर जी दिया। इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो चीजें हैं जो आगे आगे वाली होनी है। हमारी पुलिस के डीपीओज ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आरपीओज ने, कमिश्नर्स ने, हमने मिलके वहाँ पे बहुत सारे अब तक के इकदाम किए हैं। हमने उनको इंक्लूसिव करने के लिए सोशल लाइफ में जो बाहर कच्चे से बाहर चल रही है, हम्म, वहाँ पे मेलों के प्रोग्राम करवाए हैं। अच्छा जी। वहाँ पे क्रिकेट मैच बड़ी स्क्रीन लगा के उनके बच्चों को, जिनको आज तक पता ही नहीं है, स्क्रीन ही कभी नहीं देखी हुई, मैच तो बेचारों ने क्या क्रिकेट, चलो बैट शैट तो अंदाजा होगा क्रिकेट होती है, वो दिखाए हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस दिखाए जा रहे हैं। फ्लड लाइट टूर्नामेंट्स वहाँ पे करा रहे हैं। कच्चे के डाकू खुद आके फुटबॉल के फ्लड लाइट, उनकी टीमें आ रही हैं जो खेल रहे हैं, उनको देखने लोग आ रहे हैं उस कच्चे में जहाँ पे अच्छा, असर के बाद को जाने को तैयार नहीं था। नहीं था। अब रात को लेट नाइट तक वहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नजर न लगाए, खैर खैरियत से पीसफुली लोग आ जा रहे हैं। उनको रमजान में राशन पैकेजेस उनकी फैमिलियों को दिए गए हैं। उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रहीम यार खान, राजनपुर, ये मिल के इनके जरिए, मुखैर हजरात के जरिए राशन पैकेजेस दिए गए हैं। रिक्शे खरीद के दिए गए हैं ताकि उनका रोजगार लगे। मोटरसाइकिलें खरीद के दी गई हैं। दवाइयाँ दी गई हैं। उनके इलाज मुआवजे के लिए उनको लेके आए हैं। बेतहाशा एक्टिविटीज हमारी वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको इस दौरान में इंगेज करके रख रही है, ताकि जब तक गवर्नमेंट का पैकेज, जाहिर वो बजट में आता है, बजट से अप्रूव हो गया है, नहीं अब आता तब आजकल में तक। कैबिनेट मीटिंग ड्यू है, उसमें इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। फिर वो एक गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीजें होती है, जिसमें होती हैं। तब तक इनको एंगेज रखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें और इनको बताएं कि गवर्नमेंट सीरियस है आपके साथ, और इस दफा इंशाल्लाह जो माजी में चीजें होती रही उस तरह नहीं होगा। ये चीजें परमानेंट हैं और गवर्नमेंट आपको लुक आफ्टर कर रही है, करेगी, और उसके अमली इकदाम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीपीओ वहाँ पे करके दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने हमें वक्त दिया और कच्चे के हवाले से आपने हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी। नाज़रीन, बातें सुनी आपने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान की। यकीनन कच्चे का पक्के की जानिब सफ़र बड़ी खुशाइन बात है, और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए पंजाब पुलिस ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ देकर ही ये कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। यहाँ प्रोग्राम दी रियल ट्रुथ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।